तो हमने पढ़ लिया था जापान की हिस्ट्री। यस आज सर। पढ़ेंगे प्रोग्रेसिव जापान। ठीक है, जापान में तुम लोगों ने क्या पढ़ा था कि मैजी नाम से उसके जो राजा थे, द किंग ऑफ जापान, उसने समुराई जो हेड था, जिसको क्या कहते थे, सुसुमा, उसको हरा करके और उसकी जगह उसने फिर से अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश कर लिया राजा ने। बट व्हेन द किंग गॉट द पावर, दैट टाइम वाज नॉट गुड फॉर जापान। जापान वाज नॉट एस्टेब्लिश्ड देन। आज टेक्नोलॉजी में जापान को हम लोग बहुत आगे मानते हैं, लेकिन उस समय जापान जो है ना तो टेक्निक के हिसाब से इतना आगे था, ना उसकी आर्मी स्ट्रॉन्ग थी। क्या पढ़ा था तुमने कि समुराई योद्धा उसके लिए फाइट करते थे। जापानीज लोगों के लिए कौन फाइट करता था? समुराई। समुराई। लेकिन कोई एक डिसिप्लिन आर्मी उसके पास नहीं थी। कौन था ये? मुत्सुहितो। मुत्सुहितो ने जापान में कंट्रोल वापस लिया समुराई से, एंड ही बिकेम द एम्पायर ऑफ जापान। अच्छा, ये जापान का एम्परर होने के साथ साथ, क्योंकि ये वहां का बादशाह, वहां का राजा, वहां का ओवरऑल सब कुछ था, तो ये राजा बनने के साथ साथ ये सिंबल ऑफ जापानीज कल्चर भी था। यानी जो जापानीज लोगों के रूट्स थे, जो उनके बिलीव्स थे, जैसे हम लोग के बिलीव्स में हम लोग क्या मानते हैं? राम राज मानते हैं, है ना, अहिंसा परमो धर्म मानते हैं, वसुदेव कुटुंबकम मानते हैं, ये सब हमारी कल्चर है। वैसे ही जापानीज कल्चर में माना जाता था द एम्परर इज द सिंबल ऑफ आवर कल्चर, मतलब ये निशान है, एक प्रतीक है। अब सोचो कि कहीं पे ऐसे तुमको ये वाला साइन बना दिया जाए, तुम हिंदू हो ना, यस ये सर। वाला साइन बना दिया जाए और कहा जाए कि बाबू इस पे थूक के जाना है, हाँ? सामने वाले का गर्दन काट दोगे लेकिन इस पे नहीं थूकोगे, है ना, भले ही तुमको कोई कुछ भी कर दे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे मन में ये बिठाया गया है कि ये तुम्हारे धर्म का प्रतीक है, तुम्हारे रूट्स में है ये, है ना। तो वैसे ही जापानीज लोगों के मन में था कि जापान का जो एम्परर है वो हमारा सिंबल है, हमारी कल्चर का। इसके साथ, एम्परर के साथ एक और चीज थी, हेडेड ऑफ द नेशनल नेटिव रिलीजन ऑफ जापान। मैंने बताया था कि जापान में बौद्ध धर्म की एंट्री हुई, लेकिन बौद्ध धर्म से पहले वहां क्या एक अपना नेटिव धर्म भी था, रिलीजन, उसका हेड माना जाता था एम्परर को ही, राजा को ही। ठीक है, जैसे कि जो पोप होते हैं ईसाइयों के धर्म गुरु माने जाते हैं, हेड ऑफ द चर्च, है ना। इसके अलावा जो इस्लाम धर्म है, इस्लाम में भी मौलवी, पता नहीं, पैगंबर, कुछ पैगंबर नहीं, पैगंबर साहब नहीं, इस्लाम में भी धर्म गुरु होते हैं। वैसे ही जापानीज जो नेटिव धर्म था, उनका जो, उनके जन्मभूमि का जो धर्म था उनका, उसका हेड माना जाता था एम्परर को। ठीक, इसके अलावा इसको सेमी डिवाइन माना जाता था। सेमी डिवाइन मतलब अर्ध देव, आधा देवता आधा मानव, आधा देवता आधा मानव। ऐसा मानने के पीछे क्या कारण था? ये जापानीज लोग मानते थे कि ये जो है, जो भी एम्परर है, ये सूर्य जो है, सूरज के वंश से निकला है। यानी सूरज राजा था इनका, और सूरज जो भी देवी देवता, जो भी ये लोग माने, सूरज से इनका जो पीढ़ी आगे बढ़ रहा था। मतलब जैसे हमारे पास माना जाता है ना, कौन सा, सूर्य वंश, तो इस तरीके से इसको सौर्य वंश वहां पे जापानीज लोग मानते थे कि ये सूरज का खानदान है। राजा किस खानदान से माना जाता था? सूरज के, भगवान सूर्य के वंश में माना जाता था। अब ऐसा जब मान्यता किसी के साथ हो, तो देख रहे हो ये मुत्सुहितो एक तरीके से भगवान से कम है, नहीं ना। लेकिन जब इसने कंट्रोल लिया, जब ये शासक बना, तब मिलिट्रीली वीक था जापान, सोसाइटी पूरी तरह से बैकवर्ड थी, क्योंकि वहां पे
तुमने देखा था समुराइज का कंट्रोल था, जब कोई एक बड़ा कंट्रोल करने लगता है तो छोटे छोटे मान्यताएं खत्म होने लगती हैं और आपस में मतभेद होते हैं। तो सोसाइटी पूरी तरह से बैकवर्ड थी। टेक्निकल बिहाइंड, यानी टेक्निकली ये लोग बहुत पीछे थे, इतना प्रोग्रेस नहीं था। फिर राजा के पास इतनी सारी कमियां थी, है ना, मोत्सुहितो के पास इतनी सारी कमियां थी, लेकिन उसके पास एक ताकत भी था, बेनिफिशियल थिंग्स थी उसके लिए। क्या बेनिफिशियल थिंग्स थी? उसके पास पैट्रियोटिक एम्बिशियस यूथ था। ध्यान दो, पैट्रियोटिक एम्बिशियस यूथ। पैट्रियोटिक मतलब होता है देशभक्त, राष्ट्रभक्त। तो इसके जो युवा थे जिन्होंने इसका साथ दिया था, शोगुन को हरा करके गद्दी से हटाने में जिन युवा लोगों ने साथ दिया था, ये लोग पैट्रियोटिक भी थे और एम्बिशियस भी थे। एम्बिशियस मतलब आकांक्षी होना, किसी चीज को प्राप्त करने की इच्छा होना, प्रबल इच्छा। तो ये सब के सब एम्बिशियस भी थे और पैट्रियोटिक थे। पैट्रियोटिक थे, देश के प्रति इनका प्रेम था, तो मतलब देश के सिंहासन पर जो बैठा उसके प्रति भी इनका प्रेम था। तो ये जो पूरा यूथ है, ये राजा को बिना देखे भी, राजा को ये लोग रोज नहीं देखते थे। ये नहीं कि राजा आकर के बोल रहा है बाबू चलो यहाँ सड़क बनाना है, नहीं, वो राजा का नाम से ही अगर कोई ऑर्डर आ जाए उस पे भी जी जान लगा करके काम करते थे। और इससे क्या हुआ कि प्रोग्रेस जो है बढ़ गया, बहुत तेजी से होने लगा। ये पैट्रियोटिक एम्बिशियस यूथ जो था, यूथ ब्रिगेड जो राजा के साथ था, जिसने कि शोगुन से युद्ध में भी मदद किया था, इस यूथ ने इसके प्रोग्रेस में, जापान के प्रोग्रेस में बहुत हेल्प किया। अच्छा, अब क्या हुआ प्रॉब्लम्स में? एक और प्रॉब्लम्स क्या थी? एक और प्रॉब्लम थी कि जापान एक पूरा कंट्री तो था ही, जापान एक पूरा कंट्री था, लेकिन इसके साथ साथ जापान में ढेर सारे फ्यूडल लॉर्ड्स थे। फ्यूडल लॉर्ड्स मतलब जैसे समझो कि हमारा एक कंट्री है, कंट्री में हमारी ढेर सारी स्टेट्स हैं, है ना, छोटी छोटी। वैसे ही जापान तो था, लेकिन उसके बहुत सारे टुकड़ों में जमीनें लोगों ने कब्जा करके और वो राजा घोषित किया हुआ था अपने आप को, ठीक है। ये फ्यूडल लॉर्ड्स जो थे, ये डायरेक्टली मोत्सुहितो के कंट्रोल में नहीं थे। ये लोग अपने आप को लैंडलॉर्ड बोलते थे और ये खुद का मतलब एक तरीके से जमींदारी, जागीरदारी, नवाबशाही चला रहे थे। तो इस पे किसी का कंट्रोल नहीं था। और ये चीज होता है ना कि देश टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ था। अब देश जब तक टुकड़े टुकड़े में बटा रहा तब तक तो प्रोग्रेस पॉसिबल नहीं है। तो फिर ये जो यूथ ब्रिगेड थी इसने क्या किया, ये जो फ्यूडल सिस्टम है, विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर, विद इन 1 ईयर इन्होंने इतना फोर्स किया इन लैंडलॉर्ड्स को कि इन्होंने यूनिफाइड सेंट्रल स्टेट्स बना दिए। यूनिफाइड सेंट्रल स्टेट्स हमारे देश के सिद्धांत से समझेंगे, हमारा देश क्या है? यूनियन। क्या है? यूनियन है ना। हमारा देश यूनियन है, यानी कि संघ है। संघ का अर्थ क्या है कि अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग राज्य हैं, लेकिन उनका एक सेंट्रल पावर है जिससे ये सारे के सारे कंट्रोल होते हैं। तो इन सारे फ्यूडल लॉर्ड्स को 1 साल के अंदर फोर्स करके यूनिफाइड स्टेट्स में कन्वर्ट कर दिया गया। अब देश का एकीकरण हो गया, देश का एकीकरण हो गया। ये भी किसके वजह से पॉसिबल हुआ? ये जो पैट्रियोटिक एम्बिशियस यूथ ब्रिगेड था, ठीक है, ये युवा थे जो इसके साथ खड़े थे। फिर इन्होंने ढेर सारा सुधार किया। सुधार क्या किया? देखो, डायरेक्ट राजा कुछ नहीं कर रहा है, मुझसे तो कुछ नहीं, इनके सामने भी रोज नहीं आता होगा, लेकिन मुझसे तो वहां गद्दी पे बैठा है, तो उसके जो सहयोगी है, साथी हैं, एक तरीके से मंत्री परिषद मान लो, ये देश के सुधार में लगे हुए थे। देखो क्या किया इन्होंने, नेशनल आर्मी बनाई। आर्मी नहीं थी, समुराई के भरोसे ये लोग लड़ते थे, समुराई इनकी रक्षा करते थे, समुराई इन पे अत्याचार भी कर रहे थे, ठीक। तो इन पे क्या था, इन्होंने नेशनल आर्मी बनाई। एक टैक्स सिस्टम बनाया देश में, किस तरीके से हमें टैक्स देना है ताकि आगे विकास हो। फिर इन्होंने कैश पेमेंट शुरू किया। क्रॉप्स में पेमेंट का सिस्टम वहां पे पहले था, कैश पेमेंट, रुपए पैसे नकदी का सिस्टम नहीं था। क्या था? फसल लो फसल दो, गेहूं दो गेहूं लो, चावल ले जाओ, ठीक है, मतलब ऐसा सिस्टम था जैसे। फिर
इससे क्या हुआ, कैश पेमेंट से क्या होगा, स्टेबलाइज हुआ उनका बजट, बजट की गिनती होने लगी, है ना। बजट एक तरीके से उनको मिलने लगा कि हमारे पास इतना लाख है, इतना करोड़ है, फिर उस हिसाब से कितना हम इन्वेस्ट कर पाएंगे, कहाँ खर्च कर पाएंगे, ये सारी चीजें उनको होने लगी। अब ये तो था प्रोग्रेस, प्रोग्रेस हो रहा है। इतना सारा कुछ 20 साल तक चलता रहा, 20 years फॉर डोमेस्टिक रिफॉर्म। इनका सारा फोकस, दे फोकस्ड ऑन द डोमेस्टिक रिफॉर्म्स। कहाँ फोकस था उनका, डोमेस्टिक रिफॉर्म्स पे। डोमेस्टिक यानी घरेलू सुधार। सुधार में तुमने देखा क्या क्या सुधार किया, नेशनल आर्मी बना ली, टैक्स सिस्टम बना लिया, कैश पेमेंट करने लगा, जिससे कि इनका जो बजट है वो स्टेबलाइज हो गया, यानी कि स्थिर हो गया, घटने बढ़ने वाला सिस्टम खत्म। और ये काम कितने साल तक चलता रहा, 20 साल तक, ठीक। अभी तुमने पढ़ा था कि शोगुन खत्म हुआ था, लेकिन समुराई नहीं खत्म हुए थे, समुराई अभी भी थे। फिर ये 20 साल के प्रोग्रेस के बाद 1877 में एक फेनोमेनन हुआ, फेनोमेनन यानी एक बहुत बड़ी घटना हुई। इस घटना ने जापान की हिस्ट्री को बदल के रख दिया। 20 साल से तरक्की कर रहा था और इधर सातसुमा रिबेलियन हो गया। क्या हो गया, सातसुमा रिबेलियन। अब देखो, किसी से ताकत छीन लोगे तो वो अपना ताकत वापस पाने की कोशिश जरूर करेगा, जब तक उसमें जान है तब तक वो छोड़ेगा नहीं। अपनी ताकत को वापस पाने के लिए ये क्या था, तो समुराइज लोगों का विद्रोह था, रिबेलियन था। किसके खिलाफ, जापान के अगेंस्ट। लेकिन जापान के पास थी न्यू आर्मी, ठीक है, जो कि ट्रेंड थी। कहां से, स्किल इन्होंने सीखा था, यूरोपियन वेपन्स थे इनके पास, नए इक्विपमेंट्स थे। तो ये जो ट्रेंड आर्मी थी और स्किल्ड आर्मी थी, ये जापान की जो समुराई योद्धा थे उन पर भारी पड़ गई। और 1877 में इन्होंने समुराइज को डिफीट कर दिया, हरा दिया। और ये जो हार है समुराइज का पूरी तरह से पतन का कारण बन गया। और एक बार जब समाज में ऐसा घटना हो गया, मतलब समुराई एक जो अपने आप को हेड समझते थे, वो उनका पूरी तरह से क्या कर दिया, खात्मा कर दिया। लोगों को ट्रस्ट हो गया किस पे, आर्मी पे, क्योंकि आर्मी वहां पे उसने उसको हरा दिया जो कि कभी भी ना हारने वाले माने जाते थे, ठीक है। तो लोगों का ट्रस्ट आर्मी पे हो गया। आर्मी का डायरेक्ट कंट्रोल किसके पास था, राजा के पास। तो डायरेक्ट राजा पे ट्रस्ट बना लोगों को, ठीक है। इस तरीके से फिर टेक्निकली जापान बहुत ज्यादा तेजी के साथ क्या कर गया, प्रोग्रेस कर गया। यहाँ पे ध्यान दो कि ढेर सारा इन्होंने जो आर्मी की ट्रेनिंग थी, हथियार थी, ये सब यूरोप से लेकर के आए। लेकिन इनका एक यूएस और यूरोप के साथ इससे पहले ट्रीटी हुआ था, समझौता। उस समझौता को जबरदस्ती थोपा गया था जापान पे, ठीक है, फोर्स किया गया था। यानी कि फोर्स ट्रीटी की गई थी किसके साथ, यूएस और यूरोप के साथ, ताकि इनके बंदरगाहों को वो लोग प्रयोग कर सके। और बदले में उन्होंने छोटा मोटा इक्विपमेंट वगैरह देना शुरू कर दिया था। लेकिन जापान जब कंट्रोल अपना पूरी तरह से गेन कर गया, पूरी तरह से यूनिफाइड स्टेट्स हो गए, फ्यूडल सिस्टम जो है, फ्यूडल लॉर्ड्स का सिस्टम खत्म हो गया, है ना, जब इनके बजट एस्टैब्लिश हो गया, तब इन्होंने पूरी तरह से तरक्की की तरफ आगे बढ़ना शुरू किया और एक नया जापान उभर के सामने आया। तो ये चीजें जापान की, ये प्रोग्रेसिव जापान था, ठीक है। कल नेक्स्ट क्या तुम्हारा टॉपिक रहेगा, नेक्स्ट टॉपिक कल का टॉपिक रहेगा सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस, ठीक है। जापान में, मतलब ये तो प्रोग्रेस तुमने देखा ही, सोशल इकोनॉमिक चेंजेस कल पढ़ा देंगे, ठीक है। चलिए।